तो लास्ट सेशन हमने प्रोफाइल किया था। तो प्रोफाइल हमारा नॉर्मली दो टाइप्स का होता है, एक होता है लोकल प्रोफाइल और एक था हमारा रोमिंग प्रोफाइल। लोकल प्रोफाइल क्या था? लोकल प्रोफाइल जो लोकल सिस्टम में बनते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हम लोग सिस्टम में जाके अगर हम लोग जो फाइल वगैरह है यूजर का एक्सेस नहीं कर पाते। रोमिंग प्रोफाइल क्या था? रोमिंग प्रोफाइल का जो आपका यूजर का फाइल का जो डेटाबेस है वो सर्वर में रहता है, इसीलिए आप कोई भी डोमेन के अंदर में जो पीसी है, कोई भी लोकेशन पे जाओ, अगर सेम डोमेन के अंदर वो सिस्टम है तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सेम आप जो मतलब क्या है, यूजर का जो डेटा होता है वो आपका कोई भी लोकेशन में जाके एक्सेस कर पाता है, वही होता है आपका रोमिंग प्रोफाइल। तो रोमिंग प्रोफाइल में एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि जो आपका सर्वर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अगर नेटवर्क का साइज अगर बहुत बड़ा होता है, मतलब यूजर्स बहुत बड़ा है, बहुत यूजर है, 500 600 1000 जैसा यूजर है सॉरी, तो अगर हम लोग सबके लिए अगर रोमिंग प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या होता है, सिस्टम को साइन आउट एंड साइन इन करने में सर्वर को थोड़ा सा टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो सारा का सारा फोल्डर यूजर के लिए क्रिएट करता है, जो कल हम लोगों ने देखा था। तो उसको क्रिएट करने के लिए और उसको मतलब रनिंग करने के लिए सर्वर को थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत होता है। तो हर एक यूज़र अगर एक टाइम में लॉगिन करेगा, लॉगआउट करेगा, लॉगिन लॉगआउट करेगा, तो थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है सर्वर में और स्लो जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सर्वर को ना रिसोर्सेस और ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ता है, सीपीयू का, रैम का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है तो आ, और एक क्या था, हाँ, और रोमिंग प्रोफाइल आप हर एक जगह से मतलब हर एक लोकेशन से आप लोग एक्सेस कर पाते हैं, यही हमारा रोमिंग प्रोफाइल का डिटेल्स था। तो ये जो इश्यूज है, अगर जो सर्वर का जो थोड़ा सा टाइमिंग का जरूरत होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास, होम फोल्डर। अभी होम फोल्डर में क्या होगा, वो भी सेंट्रलाइज लोकेशन ही है, क्योंकि यूजर का जो डेटा है वो डेटा आपका सर्वर में ही रहेगा। लेकिन यूजर जब लॉगिन करेगा तो उसको ना डेटा स्टोर करने के लिए रोमिंग में क्या था और लोकल में क्या था, एक पर्टिकुलर लोकेशन था जैसा करके प्रोफाइल सेटिंग्स के भीतर जो आपका फोल्डर्स वगैरह आता है, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स हो गया आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपका डेस्कटॉप हो गया, वीडियोस हो गया, पिक्चर्स वगैरह हो गया, तो उसी आपका ड्राइव में फोल्डर में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेटवर्क ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर नेटवर्क लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे यूजर अपना डेटा को कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने होम फोल्डर का थ्योरी, ये छोटा सा ही है, हमने उसको देख लिया था। आज हम लोग होम फोल्डर जो है उसका प्रैक्टिकल लैब करेंगे। तो लैब में सिंपल यहाँ पे नीचे स्टेप्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्टेप्स यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो डीसी मशीन में जाके आपको एक अलग ड्राइव अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा ड्राइव, ऊपर का जो ये ड्राइव बनाने के लिए है। तो उसके बाद एक आप फोल्डर बनाइए, होम बोल के, मैंने यहाँ पे होम फोल्डर का काम कर रहे हैं तो होम ही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे एज पर कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से और उसके बाद आप उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, जब भी होम प्रोफाइल एंड रोमिंग प्रोफाइल आप लोग क्रिएट करते हो तो उस फोल्डर में ना आप कोई भी दूसरा चीज मत रखें, क्योंकि उसमें यूजर्स का डेटा होता है। तो उसमें खाली यूजर का डेटा ही यूजर रखते हैं, ना कि और दूसरा कुछ चीज यहाँ पे रखते हैं। इसीलिए उसको, जो फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं उसको शेयर जब करते हैं तो एवरीवन दे देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन कौन सा यूजर अभी किसको किसको देना है। तो सबको सबको देने के लिए पहले एवरीवन सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जिसको परमिशन देना है हम लोग यूजर्स में जाके जो होम प्रोफाइल का जो पार्ट है वो हम लोग सिलेक्ट करके देना पड़ेगा ओके। तो लेफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे डिटेल्स में स्टेप्स दिया गया है, ज़्यादा
टफ नहीं है, सिंपल ही है। तो खाली प्रोफाइल के जगह में जो आप पहले किया था रोमिंग, रोमिंग में जो हम लोग एक पाथ देते थे ना, डीसी मशीन रोमिंग एंड इस तरह से, तो सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा लोकेशन अलग है यहाँ पे। ओके, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपको डीसी मशीन में जाना पड़ेगा। मेंबर सर्वर भी मैं ऑन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेता हूँ मैं डीसी मशीन में। तो ये मेरा डीसी मशीन रेडी है खुल के। तो पहले पहले जो कल हम लोगों ने यूजर बनाया था, जो यूजर बनाया था उसको देखो, एक यूजर जो है दो प्रोफाइल में एक साथ नहीं काम कर सकते। इधर वो आपका रोमिंग प्रोफाइल में काम करेगा, नहीं तो आपका किस में काम करेगा, होम प्रोफाइल में काम करेगा। देखो यहाँ पे प्रोफाइल जो देखो, ऊपर में यूजर प्रोफाइल है और नीचे होम है। ठीक है, तो जब आप रोमिंग यूज करेंगे तो ऐसा करके हमको डालना पड़ेगा, और अगर रोमिंग यूज नहीं करेंगे तो होम। दोनों दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक यूजर रोल प्ले करेगा, इधर वो रोमिंग होगा, नहीं तो वो होम फोल्डर के अंदर होगा यूजर। ठीक है, और नहीं तो हाँ हाँ, स्क्रीन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार स्टॉप कर लेता हूँ और फिर से। अभी दिखाई दिया है? अभी स्क्रीन স্ক্রিন ভিজিবল है अभी जेडिट? ব্লেক ব্লেক আহিছে চকুৰে দেখা পাইছে নে एक অকল मिनट, एक মোৰটোৱে मिनट। अभी दिखाई नहीं दे रहा सर है अभी भी? विजुअल है सर, दिखाई दे रहा है, विजिबल है सर। हाँ हाँ, तो अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो अपना नेटवर्क को एक बार देख लो। एक बार फ्लाइट मोड, मीटिंग से एक बार लेफ्ट हो जाओ, फ्लाइट मोड ऑन करो, उसके बाद फिर से नेटवर्क करो, उसके बाद एक बार फिर से लॉगिन करो, हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, जो प्रोफाइल हमारा है, पहले तो लोकल और उसके बाद आपका रोमिंग प्रोफाइल, ये दोनों है। अभी अगर ये क्या फोन कर रहे हैं, लोकल प्रोफाइल अगर आप लोग बनाएंगे तो ये रोमिंग के अंदर आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रोमिंग बनाया तो लोकल प्रोफाइल नहीं होगा, और आप अगर आपने होम फोल्डर का यूज किया तो ये रोमिंग नहीं कर सकते। मत इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक यूज कर सकते हैं आप, दो तीन एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो मैं ये जो पाथ है इसको मैं हटा देता हूँ मैं इस यूजर से, और जो ये यूजर टू था इसका भी जो पाथ है इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये रोमिंग प्रोफाइल नहीं रहा, मतलब ठीक है। तो हमें अभी रोमिंग सॉरी होम फोल्डर हमें अभी क्रिएट करना है। तो कहाँ क्रिएट करेंगे, हम डीसी मशीन में जाएंगे, सेम ई ड्राइव में कल जैसा हम लोगों ने रोमिंग वाला बनाया था, तो आज हम लोग बनाएंगे होम वाला। तो पहले एक फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे होम ही नेम दे देता हूँ। ओके, तो होम नेम देने के बाद अभी इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अभी शेयर करना पड़ेगा अभी। ओके, तो हमें अभी पता नहीं किस किस को यूजर को देना है, इसीलिए फोल्डर आप जब भी होम एंड रोमिंग बनाओगे पहले आपको एवरीवन ही देना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद आप एक एक यूजर में जाके आप कर सकते हैं। तो ऐड कर लिया, और जो एवरीवन है उसको रीड एंड राइट बोथ परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर का डेटा सेव होगा। तो शेयर सॉरी, हाँ, ये रेडी हो गया मेरा होम फोल्डर।
अभी इसके भीतर मुझे कुछ भी देना नहीं है, जो देगा यूजर ही बनाएगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद अभी मेरा होम फोल्डर रेडी है। होम फोल्डर को मैंने शेयर भी किया, एवरीवन परमिशन दे दिया, उसके बाद रीड राइट परमिशन भी देके उसको कंप्लीट कर डाला। अभी नेक्स्ट हमें कहाँ पे जाना है, यूजर्स, जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स होता है उसमें जाओ आप, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, उसमें जाके जो डोमेन है आपने बनाया है उसमें यूजर्स में जाओ, जाके यहाँ पे जो यूजर को मतलब चाहिए, मैं पहले क्या करूँगा, यूजर वन को मैं होम प्रोफाइल अलॉट कर दूंगा। अभी प्रोफाइल में जाना है, सिंपल प्रोफाइल में जाके अभी रोमिंग के लिए ऊपर का जो ऑप्शन है प्रोफाइल पाथ, यहाँ पे देना है आपको डिटेल्स पाथ। लेकिन आप अगर रोमिंग नहीं यूज करें तो नीचे वाला जो ऑप्शन है होम फोल्डर, यहाँ पे देना है। तो उसके बाद कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद होम प्रोफाइल में क्या आता है डिटेल्स में, होम प्रोफाइल में जैसे करके हम लोगों ने थ्योरी देखा है, तो थ्योरी में क्या आता है, लास्ट का जो ऑप्शन देखिए आप लोग, whenever the user log on to any computer in a domain, home folder will be available in the form of network drive, मतलब नेटवर्क ड्राइव के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अभी मैं यहाँ पे मेंबर सर्वर में जाके मैं यूजर वन जो है, यूजर वन में एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। तो यूजर वन, 1 2 3 ऑन आ गया अभी। संपर्क, ओके। तो यूजर वन मैंने लॉग इन किया। अभी यहाँ पे कोई भी ड्राइव वगैरह नहीं है, क्योंकि अब तक ये बना नहीं मेरा प्रोफाइल। तो मुझे ड्राइव दिखाना है यहाँ पे, मैं जेड ड्राइव को भी एक ड्राइव आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेने के बाद सेम जो पार्ट है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो फोल्डर का कौन सा आपका सिस्टम में है, फोल्डर है आपका डीसी मशीन में, डीसी मशीन। उसके बाद कहाँ पे है आपका, होम बोल के एक फोल्डर है, बस ये आप दे दीजिए यहाँ पे होम। देने के बाद कौन सा यूजर के लिए बना रहे हैं आप, इसका नाम है यूजर वन। तो एक स्लैश डाल के यूजर वन यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। बस यही करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मेंबर सर्वर। अभी तक कुछ आया नहीं, अब तक कुछ आया नहीं, एक बार फिर से लॉगिन लॉग आउट लॉगिन करना पड़ेगा। तो यूजर वन को एक बार साइन आउट कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे यूजर वन के लिए ये शो करने लगा अभी, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर्स को होम प्रोफाइल बना के दे सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली यूजर जब लॉगिन करे तो उसका एक नेटवर्क ड्राइव बन पाए और यूजर यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। अभी यहाँ पे यूजर देखो डेटा, यहाँ पे फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर। उसके बाद यूजर वन में एक नेम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू में जाके फोल्डर भी क्रिएट करो, एक फाइल भी एक में बना देता हूँ मैं, कोई भी एक, तो एक टेस्ट डॉक्यूमेंट टेस्ट बोल के एक फाइल बना लिया। ही इज ए बॉय, कंट्रोल एस, ओके सेव, ये बना लिया मैंने होम फोल्डर में। अभी देखो डीसी मशीन में जाके कहाँ आपने बनाया था होम फोल्डर, ये होम फोल्डर बनाया था उसमें। तो यूजर वन, ये देखिए आपका यूजर वन के भीतर में ये टेस्ट फाइल शो कर रहा है। तो ऐसा करके होम फोल्डर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब होम फोल्डर क्रिएट होता है वो एक नेटवर्क ड्राइव के फॉर्म में आता है। तो इसीलिए सर्वर को मतलब पूरा प्रोफाइल बनाना नहीं पड़ता है। पहले रोमिंग प्रोफाइल में क्या था, सर्वर में जब एंटर करते हैं, सर्वर रोमिंग प्रोफाइल के लिए क्या था, पहले रोमिंग यहाँ पे मैं क्लिक करो, देखो यूजर वन का भीतर में
क्या ये सब बनाना पड़ेगा? फोल्डर्स किसको बनाना पड़ता है? सर्वर को बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यूजर इसमें रखता है ये सब जो फोल्डर होता है यूजर का, ठीक है। लेकिन होम फोल्डर में क्या है, यूजर के लिए ये जो आपका जो प्रोफाइल का जो फोल्डर्स है ये सब बनाना सिस्टम को नहीं पड़ता है। डायरेक्टली यूजर वहां पे फोल्डर क्रिएट करेगा और डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा, सिंपल यही है, ठीक है। तो ऐसा करके यूजर्स को होम फोल्डर अलॉट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो तो होम जो है, अभी मैं यूजर 2 में लॉगिन करता हूँ। यूजर जो 2 है उसके लिए अभी होम फोल्डर नहीं बनाया है। यूजर 2, अदर यूजर, यूजर 2, एक मिनट रुको, हाँ मेरा ऑफिस से फोन आया। यूजर, ओके, ठीक है, अप्लाई, ओके ओके, ये अप्लाई। यूजर 1, ऑलरेडी यूजर 1 तो है ही, प्रोफाइल हो गया इसका, और यूजर 2 के लिए प्रोफाइल हो गया इसका। कभी ऑल चेंजेस अलाउ फॉर सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है। एक अभी इसको देखो हो कि नहीं, हाँ हो गया, ठीक है, कंप्लीट, डन। अभी दूसरा सिस्टम में जाओ, यहाँ पे एक बार लॉग आउट कर दो, फिर से यूजर 2 में लॉगिन करो, जिस पीसी देखो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो ऐसा करके हम लोग एक साथ, मतलब बहुत सारा यूजर्स के लिए होम फोल्डर का जो ड्राइव है वो बना सकते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो जो साइज उठा रहा है ना होम फोल्डर, किसका साइज उठा रहा है? डीसी का, डीसी मशीन का जो हार्ड ड्राइव हमने एक्स्ट्रा बनाया था, ई ड्राइव का। मतलब इसमें कंप्लीट ये फोल्डर आता है, बाकी और दूसरा कुछ जगह नहीं है। तो इस फोल्डर में, होम फोल्डर में कंप्लीट ओनली वन यूजर ही 9.73 जीबी यूटिलाइज कर सकता है। अगर एक ही यूजर तूने ही अगर कंप्लीट 9.73 यूटिलाइज कर लिया, तो दूसरों के लिए क्या होगा? दूसरा तो यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे ना। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक्स है यहाँ पे। अगर होम फोल्डर बनाते हैं तो ये जो ड्राइव होता है, ड्राइव कहाँ पे होता है, जो हम लोगों ने शेयर किया है उस ड्राइव के अंदर आता है, और वो ड्राइव आपका सर्वर में होता है। तो पर्टिकुलर कोई मान लो यहाँ पे 2 यूजर है, तो 1 नंबर जो यूजर 1 है वो बहुत आराम से काम करता है, कोई भी अननेसेसरी फाइल्स यहाँ पे नहीं रखता है, ठीक है। तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन यूजर तो इतना वो सिंसियर बंदा नहीं है। वो क्या करेगा, यहाँ पे मूवी भी रख देगा, इमेज भी रख देगा, कोई भी यहाँ पे अननेसेसरी मतलब स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। तो ये तो एक इशू हो जाएगा। अगर यूजर तो बहुत सारा स्पेस ले लेगा तो यूजर 1 के लिए क्या बच जाएगा? अभी तो यहाँ पे 2 यूजर का बात किया है, लेकिन कंपनी में तो 2 यूजर नहीं होता है, ठीक है ना। 100, 150, 200 ऐसे करके यूजर होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हमको FSRM करना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को स्पेस अलॉट कर सकते हैं। उसको बोलता है कोटा मैनेजमेंट, ठीक है। और यूजर अलग अलग फाइल, जैसा इमेज फाइल नहीं रखना है, MP4 वीडियोस फाइल नहीं रखना है, तो इन सब का इंस्ट्रक्शन भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि यूजर अननेसेसरी यहाँ पे वेस्टेज ना करे, ठीक है। क्योंकि यूजर को बोलने का कोई फायदा नहीं है,
जितना बोलोगे उतना ही खराब करेगा। आप यहाँ पे ही सिस्टम पे ही आप रेस्ट्रिक्शन बना के रखो, तो यूजर मतलब उस साइज को ही यूटिलाइज कर पाएगा जितना आपने अलॉटमेंट करके रखा है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो FSRM का है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो होम प्रोफाइल का लैब क्लियर हो गया, बहुत इजी था, आसान था, है ना? दिक्कत तो नहीं है होम प्रोफाइल में अभी? नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है। चलो, अगर मान के चलो यूजर वन जो है, अगर यहाँ पे जैसे करके यहाँ पे आप लोग देख रहे हो होम प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट है। अभी मैंने 2 यूजर के लिए होम प्रोफाइल जो क्रिएट किया, यहाँ पे परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज बोल के क्लोज किया। रोमिंग में भी अगर ऐसा आपको करना है तो रोमिंग में आप ऐसा करके कर सकते हैं। ऐसा करके ये पहले उठाना पड़ेगा होम प्रोफाइल। आप डीसी मशीन में जाएंगे, प्रोफाइल पाथ देंगे, जो आपका रोमिंग प्रोफाइल का जो फोल्डर का नेम है, हमारा यहाँ पे रोमिंग ही है, रोमिंग। उसके बाद मल्टीपल यूजर जब सिलेक्ट कर दे ना, उसी टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे भी परसेंटेज यूजर नेम परसेंटेज ये डालने के बाद ओके अप्लाई करने के बाद मल्टीपल जितना भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, सभी प्रोफाइल जो है आपका रोमिंग बन जाएगा एक ही टाइम पे। ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। और अगर एक एक करके करना है तो डायरेक्टली जो यूजर है उसका नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आज का मेन सेशन जो है, ये लैब क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे मैंने एक नोट डाल के रखा है। Here the main disadvantage is any user can see any user data by using the network drive link, ठीक है। यूजिंग द नेटवर्क ड्राइव लिंक मतलब कोई भी यूजर कोई भी मतलब यूजर का डेटा को देख सकते हैं, जो रोमिंग प्रोफाइल में ऐसा नहीं था। तो कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? अभी हमने कहाँ पे लॉगिन किया, यूजर टू में लॉगिन किया, ठीक है। तो यूजर टू भी क्या करेगा, एक अभी यूजर टू यहाँ पे यूजर टू का यूजर वन का डेटा नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक यूजर टू का जो मतलब डिटेल्स है, डेटा है, वो भी मैं रख देता हूँ यूजर टू डेटा बोल के, ठीक है। तो ये फोल्डर है, ये फोल्डर हो गया यूजर टू का। लेकिन यूजर टू ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्ट आपका डीसी मशीन में शेयरिंग वाला फोल्डर देख सकते हैं, तो उसमें उसको ना होम फोल्डर दिख जाएगा। तो अभी देखो यूजर वन भी एक्सेस कर पा रहा है यूजर टू, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक्स है आपका होम फोल्डर में, कि सारा यूजर का डेटा को देख पाता है। लेकिन वो देखो जो जितना भी यूजर होता है, तो सारा का सारा यूजर का नॉलेज जो होता है वो तो साउंड नहीं होता है ना आईटी को लेके। तो जो भी साउंड नॉलेज होता है तो वो एक्सेस कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है आपका होम यूजर का, जो आपका पर्टिकुलर मतलब एक यूजर दूसरा यूजर का भी डेटा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में देखा है, बाय यूजिंग द नेटवर्क ड्राइव लिंक गो टू द हियर द मेन डिसएडवांटेज इज एनी यूजर कैन सी एनी यूजर डेटा बाय यूजिंग द नेटवर्क ड्राइव लिंक। मतलब यूजर क्या करेगा, रान में जाके जो डीसी मशीन का आईपी नहीं तो होस्ट नेम डाल के, होम फोल्डर नहीं तो डायरेक्टली डीसी मशीन का आईपी दे के भी सारा का सारा जो भी शेयर है उसको वो दिख जाएगा। एंड हियर द नेटवर्क ड्राइव इज यूजिंग डीसी मशीन हार्ड ड्राइव, मैंने जो अभी बताया। In that home folder, some users can be misuse of this storage or wasting of the drive. Then we can manage these types of help, this type of means this type of क्या मैंने लिखा, then we can manage this with the help of, yes, then we can manage this with the help of file server resource management, यानी FSRM के थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया, विद द हेल्प ऑफ कोटा मैनेजमेंट एंड
फाइल स्क्रीनिंग ऑप्शंस, ठीक है। नॉर्मली आपका 5 ऑप्शंस होता है, तो हम लोग 3 ऑप्शंस जो है इम्पोर्टेंट है और उसी ऑप्शंस में हम लोग काम करेंगे। तो फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है आपका, जैसे करके एडीडीएस सर्विस हो गया, सेम ऐसा ही एक फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट एक सर्विस है। ओके, तो फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ होम फोल्डर साइज, ठीक है। Prevent the wastage of home folder size by allocating limited or restricted space to user who is wasting the space। जो मैंने अभी बताया, होम फोल्डर कहाँ पे होता है, डीसी मशीन में जो सर्वर होता है उसमें होता है। उसमें यूजर्स क्या करता है, कोई कोई यूजर्स अननेसेसरी स्पेसेस यूज करना लगता है क्योंकि उसको कंप्लीट स्पेस मिल जाता है। अगर ऐसा रहेगा तो दूसरा यूजर डेटा कहाँ पे रखेगा। अगर एक ही यूजर 9 GB, जो अभी फिलहाल के लिए हमारा पास कितना है स्टोरेज देने के लिए, 9 GB, अराउंड 10 GB के आसपास, 10 GB, अगर एक ही यूजर वहां पे मूवीज 3-4 रख देगा, 3 GB करके एक मूवी आता है, तो 3 फाइल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी दूसरा जो यूजर है वो तो रख नहीं पाएगा डेटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, FSRM यूज करके उसको लिमिटेड नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड बना के हम लोग रख सकते हैं। इट इज बेसिकली ए सर्विस ऑफ विंडोज सर्वर। ये एक विंडोज सर्वर का सर्विस होता है, जैसे एडीडीएस वगैरह होता है, ठीक है। FSRM is intended to act a capacity management solution for your Win server users। अब ये जो है कैपेसिटी मैनेजमेंट यूजर्स ही होता है, जिसके थ्रू हम लोग हर एक यूजर को एक एक अलॉटमेंट कर सकते हैं, उसको हर एक यूजर का मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं कि कौन कितना स्पेस यूज करेगा। ओके, उसके बाद it provides a robust set of tools and capabilities that allows you to effectively manage and monitor your server storage capacity। इसका एक अलग सा डैशबोर्ड बन जाएगा, जैसे करके हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड एडी का खुलता है ना, ऐसा एडी जब हम लोग इंस्टॉल किया तो एडी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे भी रोल शो करना लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल्स में देखो शो कर रहा है अभी एडी का, ठीक है ना। तो ऐसा करके यहाँ पे आपका फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट शो करेगा। यहाँ पे कब शो करेगा, जब आप रोल को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। FSRM contains 5 components, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। 5 कंपोनेंट यहाँ पे आता है that work together to provide a capacity management solution। सारा का सारा यहाँ पे एक साथ काम करते हैं और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इस 5 कंपोनेंट्स में से मेजर जो है ये 3 ही होता है। एक होता है आपका, ये इंटरव्यू में पूछता है, FSRM का जो रोल होता है, कंपोनेंट्स होता है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, ठीक है। ये 500 याद रखना, लेकिन ये 3 तो याद रखना ही रखना है। एक हो गया आपका स्टोरेज कोटा मैनेजमेंट, दूसरा हो गया फाइल स्क्रीनिंग, तीसरा हो गया स्टोरेज रिपोर्ट। अभी स्टोरेज कोटा मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सा यूजर को कितना कोटा देना है स्टोरेज से, उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद फाइल स्क्रीनिंग क्या हो गया, कौन सा यूजर को कौन सा फाइल रखने का परमिशन देना है, वो फाइल स्क्रीनिंग में आ जाता है। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका स्टोरेज का रिपोर्ट, कि कौन सा यूजर वायोलेट कर रहा है आपका रूल, ठीक है। आपने जो रूल बना के दिया है ना, पॉलिसीज बना के दिया है, तो कौन सा यूजर वो वायोलेट कर रहा है। क्योंकि यूजर अगर वायोलेट कर रहा है तो उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा ना मैनेजमेंट को, ताकि यूजर ऐसा बार बार गलती ना करे। तो इसीलिए रिपोर्ट हमेशा जरूरी होता है, ठीक है। और रिपोर्ट का चीज जो है, सभी जगह में रिपोर्ट ही मेन होता है। जब हम लोग क्या होता है ना, डिजिटल फॉरेंसिक जब हम लोग करेंगे ना, तो उसी टाइम पे रिपोर्ट ही जरूरी होता है। क्योंकि जो डिजिटल, जो आपका फॉरेंसिक में एंड साइबर क्राइम एनालिसिस में भी जो जो काम करते हैं, वो क्या एक बार इंसिडेंट होने के बाद काम करते हैं हम लोग, कौन कैसा किया काम, ठीक है ना, कौन सा सर्वर को यूज करके किया, तो उसका डायरेक्टली हम ऐसा करके तो कोर्ट में नहीं शो कर सकते ना। तो हमें एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट चाहिए, तो वही स्टैंडर्ड रिपोर्ट ये भी FSRM भी बना के देता है, ठीक है।
तो उसका ही मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली तीनों टाइप्स हम लोग ये तीनों में काम करेंगे, और ये दोनों फाइल क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट ये इतना यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये पासों ही यहाँ पे मिलेगा आपको फैसिलिटी। तो स्टोरेज कोटा मैनेजमेंट में क्या आता है इन डेप्थ में यहाँ पे थोड़ा लिख के रखा हो, ये कलर सेंस कैसे हो गया, ओके। तो quota management is a component that allows you to create, manage and obtain information about quotas. कितना कोटा देना है आपको, ये क्रिएट करने का, मैनेज करने का काम करता है। That are used to set storage limit on volumes और folder। और स्टोरेज लिमिट कितना देना है वो कोटा मैनेजमेंट देखता है। Provide limited and restricted space to prevent the wastage of home folder। अभी लिमिटेड स्पेस देगा आपको, कितना यूज करना है पर्टिकुलर एक एक यूजर को। By defining notification threshold, you can send email notification, log an event, run a command or script or generate report when user approach or exceed a quota। जब ये जो मैंने बताया ना अभी, जो हम लोग रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, तो अगर कोई यूजर कोटा और जो फाइल स्क्रीनिंग का ये सब अगर वायोलेट करता है, तो हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, नहीं तो ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल में हम लोग क्या भेजेंगे, प्रूफ भेजेंगे, क्योंकि यूजर तो नहीं बताएगा ना कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, आपके पास प्रूफ होना जरूरी होता है। तो हम विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट हम यूजर को प्रूफ भेज सकते हैं कि आपने ये वायोलेट किया है, ठीक है। तो कोटा मैनेजमेंट ऑल्सो अलाउस यू टू क्रिएट एंड मैनेज कोटा टेम्पलेट्स टू सिंप्लीफाई द कोटा मैनेजमेंट। वहां पे आपको मैक्सिमम टेम्पलेट्स मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कोटा को मैनेज कर सकते हैं। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे क्लियर हो जाएगा आपका। फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, इसके बाद आता है आपका फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। तो फाइल, जैसा कि मैंने बताया अभी, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है। फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड ए मेथड फॉर कंट्रोलिंग द टाइप ऑफ फाइल दैट कैन बी सेव ऑन फाइल सर्वर। कौन सा फाइल कौन सा यूजर को रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करते हैं हर एक यूजर के लिए, ठीक है। When user attempt to save unauthorized file, अगर मान के चलो यूजर टू जो है, मैं उसको इमेज फाइल रखने का परमिशन में नहीं देना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे अगर यूजर टू अनऑथोराइज एक्सेस मतलब इमेज फाइल रखने के लिए ट्राई करेगा, तो वहां पे क्या शो करेगा, फाइल स्क्रीनिंग उसको ब्लॉक करके देगा, ठीक है ना, ब्लॉक करके देगा। एंड प्रोसेस एंड नोटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटर टू अलाउ फॉर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेगा कि अगर यूजर को वो चाहिए तो आप अलाउ कर सकते हैं, ओके। लास्ट में आएगा आपका स्टोरेज रिपोर्ट। तो स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट इज एन component that allows you to schedule and configure storage report about the file usage on a file server। तो आपको रिपोर्ट बना के देगा स्टोरेज रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉलोइंग: कोटा यूसेज कितना किया है, फाइल स्क्रीनिंग एक्टिविटीज, फाइल्स दैट में नेगेटिवली अफेक्ट कैपेसिटी मैनेजमेंट सच एज लार्ज फाइल, डुप्लीकेट फाइल और अनयूज्ड फाइल। ये सब का रिपोर्ट बना के कौन देगा, स्टोरेज रिपोर्ट वाला ऑप्शन। and list and filter file according to owner, file group और specify file property। जो according to owner कौन सा है, कौन सा ग्रुप के भीतर है, अभी आप लोग को ग्रुप मिला नहीं, ग्रुप आपको मिलेगा ओयू के सेशन में। ओयू होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हम लोग ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आज, ये करने के बाद तो उसके बाद आपको ग्रुप कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे, ये लैब करेंगे, कौन सा लैब हो गया आपका, FSRM का लैब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको सर्वर में जाके, डीसी मशीन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जो रोल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रोल इंस्टॉल करने के लिए हमें मैनेज में जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट 3 बार नेक्स्ट क्लिक करो, 1 2 3 हो गया।
तो 3 बार नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो रोल है आपको दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट देखो एक्टिव डायरेक्टरी ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ये, तो इसीलिए यहाँ पे टिक मार्क है। जो जो नहीं है उसमें आपको टिक मार्क नहीं मिलेगा, जो रोल इंस्टॉल नहीं है मतलब। तो इसमें ये फाइल सर्वर का फाइल एंड स्टोरेज का एक सर्विसेज है, तो उसमें आपको एक्सपांड करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ये एक्सपांड किया, उसके बाद फाइल एंड आइस के जी सर्विसेज है, इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा FSRM, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड फीचर लगाना है, बस आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, इंस्टॉल। ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 मिनट ले सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया है, कंप्लीट डन। तो क्लोज कर लो यहाँ पे। तो क्लोज करने के बाद टूल्स में जाओ। टूल्स में आपको ये दिखाई देगा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ये ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है। एक बार ये ऑप्शन आ गया तो मतलब समझो कि ये इंस्टॉल डन हो गया है। उसको क्लिक करो तो देखो यहाँ पे जो हमने बताया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है। एक नंबर 1 था कोटा मैनेजमेंट, नंबर 2 फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, नंबर 3 स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट। हम लोग को ये तीनों ही मेनली इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये तीनों दोनों जो मैंने आपको बताया था 5 कंपोनेंट्स है, ये नीचे तो वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बल्कि ये काम मैंने भी आज तक इन दोनों को तो किया नहीं, ऊपर का ये तीनों ही किया है जितना भी जहाँ पे भी मुझे मिला है, ठीक है। तो पहले पहले हमको करना पड़ेगा कोटा मैनेजमेंट का काम। तो कोटा मैनेजमेंट पे आप जाओ, ठीक है। कोटा मैनेजमेंट जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक कोटास और एक कोटा आपका टेम्पलेट मिलेगा। तो टेम्पलेट में राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो पहले। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट कोटा टेम्पलेट में आपको जाना है। आपको मतलब एक कोटा बनाना है। तो टेम्पलेट कौन सा आप यूज करेंगे, टेम्पलेट नेम एक डाल सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर डालूंगा रेस्ट्रिक्ट फॉर यूजर 1 साइज ऑफ, मैं यूजर 1 को ना 200 MB ही मैं स्पेस दूंगा, ठीक है। और उससे ऊपर में यूजर 1 को मुझे नहीं देना है। अभी यूजर 1 अगर लॉगिन करेंगे, यूजर 1 अभी इतना टाइम बाद कौन आया, ओके। अभी यूजर 1 अगर यहाँ पे मैं मेंबर सर्वर में मैं जाता हूँ, यूजर 1 अगर लॉगिन करेंगे, स्विच यूजर, मेंबर सर्वर, अदर यूजर, अगर यूजर 1 यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यूजर 1 ने लॉगिन किया यहाँ पे, तो यूजर 1 देखो दिस पीसी पूरा कंप्लीट जो है 9.76 GB उसको मतलब कंप्लीट अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितना करना है हमें, 200 MB ही देंगे उसको यूजर 1 को, ताकि वो ज्यादा दे ना पाए। तो इसके लिए मैंने टेम्पलेट का नाम बनाया रेस्ट्रिक्ट फॉर यूजर 1 साइज ऑफ 200 MB, साइज ऑफ 200 आप MB 200 MB। तो मैंने ये वाला एक बना लिया ताकि मुझे आसान हो इसको देखने के लिए कि मैंने यूजर 1 के लिए क्या टेम्पलेट बनाया। तो मैंने डिटेल्स में यहाँ पे लिख दिया, आप जैसा मर्जी आप यहाँ पे मतलब डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो लिमिट है 200 मैंने बोला था, तो उसमें 200 ही आप डाल लो, ठीक है।
तो 200 MB हो गया, बस इसको ओके करो। तो ये आपका नीचे जो आपका टेम्पलेट बनके रेडी हो गया 200 MB का। तो इसके बाद आपको जाना पड़ेगा कोटा मैनेजमेंट में। फिर से जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इस बार कोटा पे। तो कोटा में जाओ, राइट क्लिक करो, क्रिएट कोटा। अभी कोटा पाथ पाथ में जाना है। पाथ में जाने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा ड्राइव में बनाया था आपने होम फोल्डर। तो हमने बनाया था ई ड्राइव में। ओके, ई ड्राइव में होम फोल्डर बनाया था, ई ड्राइव होम फोल्डर। और किसके लिए हमें अभी ये बना रहा हो, यूजर 1 के लिए। तो यूजर 1 को सिलेक्ट करो, ओके करो। ठीक है, यूजर 1 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ओके, तो उसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, डिवाइस प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस कोटा टेम्पलेट, अभी ये कौन सा कोटा यूज करेगा। तो हमने एक कोटा बनाया था, ठीक है। तो कौन सा कोटा बनाया था, ये वाला टेम्पलेट कौन सा बनाया था, रेस्ट्रिक्ट फॉर यूजर 1 साइज ऑफ 200 MB। तो इसको हमने बनाया था, है ना। तो इसको बनाने के बाद बस आप इसको क्रिएट करके दो, तो ये आपका रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये रेडी हो गया। अभी कितना है इसका साइज, 200 आना चाहिए। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दो, देखो यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 200 MB। ओके, तो अभी जो यूजर 1 है ना, इसमें खाली 200 MB का ही मतलब मैक्स टू मैक्स फाइल रख सकता है। अगर उससे ऊपर होगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यूजर 1 के लिए हो गया। अगर यूजर 2 के लिए बनाना है, फिर से आप कोटा में जाओ, क्या बनाना है आप एक बार देख लो। तो मैं यूजर 2 को मान के चलो, मैं कितना दूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लॉक लिख देता हूँ मैं, ब्लॉक फॉर यूजर 2 और साइज ऑफ मैं देता हूँ 500 MB, यूजर 2 को मुझे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से चेंज कर दूंगा, 500 कर दूंगा, 500 MB। ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद कोटास में जाओ, राइट क्लिक करो, क्रिएट कोटा। अभी किसके लिए आपको बनाना है, यूजर 2 के लिए। तो होम फोल्डर कहाँ पे है आपका, ई ड्राइव में है। होम फोल्डर सिलेक्ट करो, कौन सा है यूजर, यूजर 2 के लिए है। ओके करो यूजर। और डिवाइस प्रॉपर्टीज हमें कौन सा वाला देना है, ब्लॉक फॉर कहा गया ब्लॉक ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक फॉर यूजर 2 साइज ऑफ 505। तो मैंने और एक बना लिया है यहाँ पे। तो अभी यूजर 2 में जाओ, यूजर 2 जो है, यूजर 2 यहाँ पे साइन अप करो इसको। यूजर 2, यूजर 2 में लॉगिन किया। देखो यहाँ पे 9.73 भी अभी भी शो कर रहा है। इसको रिफ्रेश करो, देखो 500 MB कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा करके हम लोग यूजर को क्या कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं। कहाँ से, मेन फोल्डर कौन सा है हमारा, होम फोल्डर। तो होम फोल्डर का मिस यूज ना हो, उसके हिसाब से हम लोग हर एक यूजर को ना कोटा मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ FSRL। तो ये हो गया आपका कोटा मैनेजमेंट। तो अभी आपको क्या देखना है, फाइल स्क्रीनिंग। तो फाइल स्क्रीनिंग कैसे काम करता है, फाइल स्क्रीनिंग के लिए पहले तो आप फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट जो ऑप्शन है उस पे आप जाओ। ये वाला आपका फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, इसमें आपका 3 ऑप्शन आता है, एक फाइल स्क्रीन, एक आपका फाइल स्क्रीन टेम्पलेट, और आपका फाइल ग्रुप। तो इसको करने के लिए पहले पहले हम लोग जो टेम्पलेट है उसमें हम लोग जाएंगे।
राइट क्लिक, क्रिएट फाइल स्क्रीन टेम्पलेट, हमें एक टेम्पलेट बना लेना है पहले पहले। तो टेम्पलेट नेम में कोई भी एक नेम दे दो, मैं डालता हूँ ब्लॉक ब्लॉक, उसके बाद ब्लॉक 2 यूजर में डालता हूँ 2 के लिए, ब्लॉक 2 यूजर 2, एक मिनट रुको, ब्लॉक टू यूजर, ब्लॉक टू यूजर टू मैं डाल लूंगा, इसको इमेज ब्लॉक करना है, मतलब इसको इमेज हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। यूजर टू जो है इमेज फाइल उसमें नहीं रख सकते, तो नहीं रखने के लिए इस पे आप इमेज में क्लिक करो। अगर यूजर टू को ऑडियो वीडियो फाइल नहीं रखना है तो इसके लिए ऑडियो वीडियो फाइल में क्लिक करो, ठीक है। कॉम्प्रेस फाइल नहीं रखना है तो उसमें क्लिक करो, बैकअप फाइल नहीं रखना है उसमें क्लिक करो, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेज में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट मेरा रेडी होके आ गया ब्लॉक टू इमेज फाइल, ठीक है। तो ये स्क्रीन पहले टेम्पलेट बनाना एसेंशियल है, विदाउट अगर टेम्पलेट नहीं बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको फाइल स्क्रीन में जाना पड़ेगा। क्रिएट फाइल स्क्रीन, राइट क्लिक करके फाइल स्क्रीन में जाके राइट क्लिक करके क्रिएट फाइल स्क्रीन। तो सेम पाथ कौन सा में आपका यूजर 2 के लिए बनाया था मैंने, तो सेम आप यहाँ पे पाथ डाल दो, होम फोल्डर था और मैंने बनाया था यूजर 2 के लिए, तो सिलेक्ट करो। और उसके बाद डिवाइस प्रॉपर्टी सेम है जो हमने कोटा कोटा के लिए जो किया था ना, सेम ही है यहाँ पे। अभी देखो ब्लॉक टू यूजर टू इमेज, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया ब्लॉक, अभी क्रिएट हो गया। अभी ये होने के बाद आप फिर से मेंबर टू सर्वर में जाओ, जाने के बाद एक बार अगर डायरेक्टली अगर ऐसा करोगे तो कभी कभार नहीं भी ले सकते हैं, तो एक बार साइन आउट कर लो ताकि आपका प्रॉपरली काम कर सके। एक बार साइन आउट यहाँ पे यूजर 2, तो यूजर 2 में लॉगिन हो गया है। अभी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यूजर 2। तो मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज, ये वाला इमेज फाइल, देखो क्या ऑप्शन लिखा है, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, क्या है अभी, तो मुझे ये डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे मुझे रखने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, ये आपका फाइल स्क्रीनिंग की वजह से, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से, मतलब यूजर ट्राई करेगा ना, कर दिया एक बार ट्राई, थोड़ा टाइम वेट करो, और एक बार यूजर ने ट्राई किया, ठीक है, और थोड़ा टाइम करने के बाद और एक बार यूजर ने ट्राई किया, मल्टीपल टाइम ट्राई किया, मतलब यूजर को एक बार दिखा रहा है लेकिन यूजर समझते नहीं है, यूजर को क्या फिर से ट्राई करना है, शायद हो जाए, ऐसा उसका भरोसा है शायद, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, डीसी मशीन में जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है तो उसको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर वो मंथ का एंड में अगर कोई दिक्कत आ रहा है फाइल का स्टोरेज में, तो वो क्या करेगा, एक बार रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को जनरेट करके देखेगा कि कौन सा यूजर ने क्या किया है, उसको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रिपोर्ट के लिए आपका स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट में राइट क्लिक, जेनरेट रिपोर्ट्स नाउ। तो पहले पहले यहाँ पे आपका, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन फाइल स्क्रीनिंग ऑडिट, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्कोप में जाना पड़ेगा, स्कोप,
तो स्कोप में जाने के बाद ऐड करना पड़ेगा आपका कौन सा यूजर के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए। तो पहले एक यूजर को हमें कौन सा यूजर ने वायोलेट किया है, हमारा वायोलेट करने वाला जो यूजर है यूजर 2 है। तो लोकल यहाँ पे कौन सा यूजर है, हमारा होम फोल्डर में यूजर 2 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे होम यूजर 2 ऐड कर देना है। अभी मैंने ऐड कर दिया। फाइल स्क्रीनिंग का जो ऑडिट है उसको भी मैंने सेटिंग्स में यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दिया है। अभी मेरा यहाँ पे एक्सेल वगैरह नहीं है तो मैं डायरेक्टली एचटीएमएल में ही मैं रिपोर्ट फॉर्मेट कर लेता हूँ, क्योंकि एचटीएमएल नॉर्मल इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह में खुल जाएगा और कोई भी मतलब वेब ब्राउजर में खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा करके एक्सएमएल नहीं तो सीएसवी ऐसा में रखना है तो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ओके कर दिया। वेट फॉर रिपोर्ट्स टू बी जनरेट एंड देन डिस्प्ले देम। थोड़ा टाइम वेट करो, आपको तब तक जनरेट कर रहा है रिपोर्ट। ये देखो रिपोर्ट जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑडिट देख सकते हैं क्या है। देखो ऐसा करके फाइल स्क्रीनिंग ऑडिट रिपोर्ट हमारा पास रेडी है। ठीक है, तो देखो ई के लिए हमने क्या बनाया था, यूजर 1 के लिए इमेज फाइल ब्लॉक है। ये यूजर वन के लिए हमने क्रिएट किया बनाया था या 2 के लिए दिया था, एक मिनट। स्टोरेज रिपोर्ट मैनेजमेंट, जनरेट रिपोर्ट नाउ। अच्छा, स्कोप यूजर 2 के लिए। अच्छा, दूसरा फोल्डर में शायद हो सकता है, एक मिनट रुको, ये कहाँ गया। कहाँ गया ये वाला, ड्राइव में इसमें नहीं है। ये वाला ऑडिट, इसको एक बार देख लेता हूँ। सभी यूजर 1 के लिए है, इसे इसमें नहीं है। इसके बाद ऑडिट, ये देखो 2 के लिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखो इमेज फाइल ब्लॉक शो कर रहा है यहाँ पे, टाइम कौन सा टाइम में हुआ ये डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सेम टाइम में यहाँ पर दिखा रहा है सारा कुछ डिटेल्स। उसके बाद थोड़ा, ये देखो थोड़ा टाइम और पहले इसको किया था। ठीक है ना, 25 में किया था, एक बार 26 में किया था, और उसके बाद एक बार आपका इसमें 20 31 20 में। तो ये सेकेंड्स के हिसाब से आता है, तो 20 में किया था एक बार, 5 सेकेंड के बाद और एक बार किया, और 1 सेकेंड के बाद और एक बार किया। तो ऐसा करके यहाँ पे रिपोर्ट आपको डिटेल्स में शो करेगा। तो ये रिपोर्ट के आधार पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपको ऊपर जो आपका डेप्यूटी मैनेजर नहीं तो जो भी है आईटी का मैनेजर, उसको ये रिपोर्ट दिखा सकता है और यूजर्स को स्ट्रिक्टली मेल दे सकते हैं कि आप ऐसा गलती मत करो बार बार। ठीक है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे हीटिंग आ रहा है कि आप वायोलेट कर रहे हैं जो हमारा रूल है। ओके, तो ये हो गया आपका फाइल स्क्रीनिंग का कंप्लीट, और यही है आपका FSRM। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इतना भी यहाँ पे टफ चीज कोई भी नहीं है। ठीक है, हमने तीनों चीज यहाँ पे कवर अप कर दिया है। तीनों चीज जो है कवर अप कर दिया है। आपका लैब कंप्लीट डन हो गया। ये लैब में आपका डिटेल्स मिलेगा, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट का लैब। ठीक है, नीचे आपका रिसोर्स रिपोर्ट का ये वाला ऑप्शन में, रिपोर्ट बहुत सिंपल है इसीलिए मैंने लास्ट ऑप्शन में रिपोर्ट रखा है। ये देखो स्टोरेज रिपोर्ट का। ठीक है, बस स्टोरेज रिपोर्ट में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, राइट क्लिक करो, जेनरेट रिपोर्ट करो, टिक फाइल स्क्रीनिंग करो, उसके बाद ऑडिट स्कोप, बस यही कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है आपका
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सेशन है। आज अगर करूँगा तो हाफ हो जाएगा, और हमें कोई भी सेशन हाफ करके नहीं सोना है, जो भी करेंगे एक दिन में कंप्लीट करके सोएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन में किसी को कुछ डाउट प्रॉब्लम हुआ? समझ में आ गया ना सबको क्लियरली? सबको क्लियरली समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, इमली क्लियर है ना आपको? yes, sir. Yes. ओके। एंड जयदीप हाँ क्लियर है सर। क्लियर है ना? ये हम्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हाँ, आज का ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग। तो नीतू कुछ डाउट है? यस सर क्लियर है सर। क्लियर ना? जयदीप का दो दो है क्या? दो दो बार लॉगिन किया है क्या, दो दो सिस्टम से? हाँ सर, एक तो लैपटॉप से किया हो, एक मोबाइल से। अच्छा, चलो लैपटॉप चलो। का माइक ऑन नहीं होता है सर। कल भी आपने क्वेश्चन किया था, मैंने बोल रहा हूँ, आप सुनाई नहीं देते। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नीतू क्लियर है ना सब कुछ? हाँ सर क्लियर है सर। बढ़िया है, ओके। टाइमिंग हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? विंडोज विंडोज कैसा लग रहा है करके? विंडोज सर्वर हाँ, में बढ़िया यूज है। करके इजी है ना? इजी है। और इजी। सर, ये हाँ, क्लास होने के बाद आप 5 मिनट के लिए फ्री होगा क्या? मेरा ना एक्चुअली लैब क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्या तो एक क्या बार नहीं हो स्क्रीन पा शेयर रहा है? कीजिए। लैब क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ये लैब डोमेन में जो मुझे लिए नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। अपना एनी ये मुझे अल्ट्रा व्यूअर दे देना, ओके, ठीक ठीक है, है, ठीक मैं है। करा के दे दूंगा, ठीक है। ओके ओके। चलो ओके। और संपर्क क्लियर है सर। ध्यान देना, कोई तो डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है सर, लेकिन इजी लग रहा है ना देखना सर्वर? पड़ेगा। सर्वर करके इजी लग रहा है ना? इजी लग रहा है सर आज का। थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ इजी है, देखो सर सर्वर जीमेल जीमेल को जीमेल साइज कहाँ पे ब्लॉक करते हैं? हाँ हाँ। सर्वर पे या दूसरे साइट पे? जीमेल हम्म। जीमेल जो इमेज, जीमेल फाइल ये किसी सब को ब्लॉक करना है ब्लॉक करने का चीज जो है, तीन सर। जगह तीन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अगर हम्म हम लोग फायरवॉल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर फायरवॉल, उससे ब्लॉक कर हम्म सकते हैं, नंबर वन। अगर हम्म फायरवॉल नहीं यूज कर रहे, आप लोग राउटर यूज कर रहे हैं, उसमें आप ब्लॉक कर हम्म, सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हमने सीखा था ना ACL, हाँ सर। है ना? तो जीमेल हाँ जीमेल गूगल गूगल को ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ACL में जाके जो गूगल का जो IP है वो डाल दो, वहाँ पे 8.8.8.8 जो DNS है गूगल का, वो डाल दो, वो ब्लॉक कर दो, ब्लॉक हो नहीं जाएगा। सर, फाइल साइज का पूछ रही हूँ मैं। हाँ फाइल हाँ। जो साइज है, जो हम लोग अगर मान ले तो PDF का साइज 35 है। हम्म। हमने अगर साइज को 25 का तक दे दिया, हम्म। अगर बड़ा साइज हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहाँ पर करती है सर? समझा नहीं मैं, PDF का साइज है 25 MB। नहीं सर, हमने अगर सेट किया तो 25, हाँ अगर उसके ज्यादा हो गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेंड नहीं होता है। तो वो, हाँ, ये सब अगर उतना अगर एडवांस आपको करना है तो आपको हम्म ये करना पड़ेगा। मैं एक में किया था सेक्रेट। सेक्रेट EPS आपको क्लाउड भी मिल जाएगा, ठीक है ना? हम्म हम्म और सेक्रेट EPS कंसोल आपको इन पॉइंट सिक्योरिटी, आपको सेक्रेट का, यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो भी है, सेक्राइड है, ट्रेंड माइक्रो है, ठीक है ना? क्विक सेक्राइड नॉर्मली क्विक हिल का है, ये बहुत बेस्ट है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो इसमें आपको सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा। जैसे फीचर्स बोलने में आप वहाँ पे जो अभी बताया ना आपने, फाइल
हाँ जी। फाइल सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट के हिसाब से सिक्योरिटी लगा सकते हो। वेबसाइट हम्म, के हिसाब से मतलब, यानी मैं आपको अगर बोलूँ यहाँ पे पॉर्न वेबसाइट, ठीक है, पॉर्न हम्म, वेबसाइट में आपने क्लिक कर दिया तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी जितना भी पॉर्न वेबसाइट है वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। उसके बाद आप गैम्बलिंग गैम्बलिंग अगर वेबसाइट है, जो है आपने गैम्बलिंग में क्लिक क्लिक कर दिया तो आपको वो ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद पार्टिकुलरली आप ना क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टम हम्म, कस्टम वेबसाइट आप ब्लॉक कर सकते हो। जब भी आपको कोई ऑफिस में जाके, जो देखो ये सब एंड पॉइंट सिक्योरिटी इन सब का कोर्स नॉर्मली नहीं होता है। आपको ऑफिस में अगर उसका कंसोल मिल जाता है ना, कोई भी ऑफिस में जाने के बाद जहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी होता है, तो उसमें सीख ही जाओगे। बहुत एकदम जीयूआई बेस्ड कंसोल है। आपको वहाँ पे पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, यूजर्स बनाना पड़ेगा सिस्टम के हिसाब से, और कौन सा पीसी में क्या रोल देना है उसके हिसाब से आप अलग अलग ग्रुप बना के बना सकते हो। कि एक ग्रुप बना दिया आपका स्टूडेंट, मान लो मैं रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जब काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी का काम किया था, तो मैंने एक स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप बनाया था। तो जो भी पीसी में स्टूडेंट लोग बेचता है, उन लोग को वेबसाइट यूएसबी ब्लॉक हो गया उन लोग का, ठीक है, ताकि वो दूसरे जगह से यूएसबी ला के पेन ड्राइव में घुसा के गेम वेम नहीं खेल सके। वो गेम नहीं खेल सकता है। गैम्बलिंग का वेबसाइट ब्लॉक है, पॉर्न का वेबसाइट ब्लॉक है, खाली एडुकेशन रिलेटेड वेबसाइट खुला है, बाकी सब कुछ ब्लॉक कर दिया मैंने। और जो एडमिन डिपार्टमेंट है उन लोग को मैंने यूट्यूब ब्लॉक किया, जीमेल ब्लॉक किया, फेसबुक ब्लॉक किया, इंस्टा ब्लॉक किया, ठीक है ना। तो ऐसा करके मैंने ब्लॉक किया। उनको खाली नॉर्मल काम का ही चीज देखना है। और हमारे लिए क्या, आईटी डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ खुला, क्योंकि हम्म, आईटी डिपार्टमेंट ही एक अकेला डिपार्टमेंट है जिसको सब कुछ गूगल में देखना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कोई भी साइट में उसको एक्सेस चाहिए होता है। तो हमेशा याद रखो, आईटी डिपार्टमेंट के लिए सब साइट नॉर्मली खोला ही होता है। क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट का बंदा ही ये सब बनाता है पॉलिसीज, दूसरा कोई हाँ नहीं जी। बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि आईटी डिपार्टमेंट वालों को भी नहीं, सबको मतलब एक ही तरह से दिखा जाता है। और आईटी डिपार्टमेंट के जो बंदा होता है उसके लिए स्पेशली ये वाला जो साइट्स होता है naukri.com पर, ये सब साइट्स को अलाउ नहीं करता है, इसको ब्लॉक करके रखता है, ताकि आप ऑफिस में रह के दूसरा जॉब नहीं देख पाओ। मोबाइल से देखना है देखो, लेकिन आप ऑफिस का सिस्टम इसके लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब ब्लॉक करने के लिए सबसे इजी सॉफ्टवेयर का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका नाम होता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, और एंड पॉइंट सिक्योरिटी में और एक सबसे बेस्ट क्या होता है ना, सबसे बेस्ट उसमें आता है एक आपका फीचर जिसको बोलता है डीएलपी। डीएलपी ये आपका साइबर सिक्योरिटी में आता है, जिसका नाम होता है डेटा लॉक प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो डेटा लॉस होने के लिए जो प्रिवेंशन यूज करते हैं ना, तो उसको डीएलपी बोलता है। अगर डीएलपी अपने प्रोसेस में आपने डीएलपी में लगा दिया है, तो कोई भी आपका यूजर अननेसेसरी अगर कोई ट्राई कर रहे हैं ना कुछ डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ डेटा भेजने के लिए कहीं पे, तो वो जाएगा नहीं, पूरा सिक्योर होके रहेगा, ठीक है ना। बहुत सिक्योरिटी मेजर करते हैं ये सब। आपका सारा फीचर्स कहाँ पे मिलेगा, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, और ये एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर। और अगर हार्डवेयर में करना है तो आपको फायरवॉल फायरवॉल हार्डवेयर में जाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल फायरवॉल हार्डवेयर आपका मार्केट में मिलेगा, जैसे फोर्टिनेट हो गया अभी, सेक पॉइंट हो गया, पालो अल्टो हो गया, सोफोस हो गया, सोनिक वाल हो गया, मल्टीपल फायरवॉल मार्केट में है। कि उनमें से आपका जो मतलब एमएनसीज में यूज होता है ज़्यादा से, ऑफिस ज़्यादातर ऑफिस में यूज होता है। फेमस बोलने से सारा मेनली आएगा आपका फोर्टिनेट, जिसका सर्टिफिकेशन का नाम होता है NSE 4। उसके बाद चेक पॉइंट आएगा, उसके बाद आएगा आपका पेलो अल्टो। ये तीन आता है नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद दूसरा दूसरा भी वेंडर है, जैसे आपका सोफोस मिलेगा, सोफोस
एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी मिलेगा। जो फायरवॉल बनाते हैं ना ये सब एंड पॉइंट सिक्योरिटी ये सब भी बनाते हैं। सपोज मिलेगा आपका सोनिक वॉल मिलेगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपको मिलेगा माइक्रोटिक मिलेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारा है आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका सबसे ये चलता है फोर्टिनेट का चलता है। उसके बाद आपका चलता है पालो ऑल्टो चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका चलता है चेक पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। यही है। सर साइबर सिक्योरिटी पे ये सीखने को मिलेगा ना सर? साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको डीएलपी सिखाऊंगा, एक अलग मेथड में सिखाऊंगा, क्योंकि इसको सिखाने के लिए मुझे भी तो परचेस करना पड़ेगा ना, बहुत प्राइस होता है इसका। ये सब आपको कोई भी क्लासेस में नहीं सिखाता है। इन सब का आपको मतलब कोर्सेज भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको परचेस करना पड़ेगा, परचेस हाँ। करके ही और सीखना। देखो जो हम लोग जो अभी विंडोज सर्वर कर रहे हैं उसमें उसमें काम कैसे हो रहा है, उसमें हम्म, काम जो आप लोग देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं आज, जैसे एफएस हम लोगों ने जो किया सर्विसेज, जो एडीडीएस जो भी है, तो उसमें अगर आपको पता चले एडीडीएस क्या होता है, इंस्टॉल करना आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, ठीक है ना। तो आपको अगर पता चले कि डीएलपी सीज क्या है, तो आप आराम से उसको देख के कर पाओगे। उतना भी ये मतलब ये टास्क नहीं है। जीयूआई में बहुत आसान होता है, क्योंकि जीयूआई में तो एटलीस्ट लिखा हुआ होता है ना, रोल इंस्टॉल करना है जैसे करके। मैं अगर इस सिस्टम में मैं जाता हूँ ना, जैसे करके मैं इस सिस्टम में जाता हूँ, तो इसको क्लोज कर लो, सर्वर मैनेजर। आपको क्या करना है, रोल इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो एयर रोलन फिशर दिखाई दे रहा है ना। एयर रोलन हम्म, फिशर यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जाके आप नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है, रोल दिखाई दे रहा है, बस क्लिक करो। हाइपरवाइजर करना है, हाइपरवाइजर में क्लिक करो, बस नेक्स्ट 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 चला जाओ, हो जाएगा। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस आरडीपी इंस्टॉल करना है, आरडीपी में क्लिक करो, नेक्स्ट 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 करो, हो जाएगा। ऐसा करके हो जाएगा। अगर कोई रोल नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल करना है, मान के चलो अभी जो हमने आज का रोल बनाया हमने उसको नहीं करना है, उड़ा देना है, तो कैसे करना है, तो रिमूव करो एक बार। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट करो। तो कौन सा रोल रिमूव करना है हमें, ये वाला रोल रिमूव करना है। तो कहा गया मेरा ये वाला फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के भीतर में आएगा। तो ये ऊपर में आईएसकेजी सर्वर के भीतर ये वाला मुझे एफएसआरएम नहीं चाहिए, तो उसको उठाओ, रिमूव फीचर करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, बस रिमूव में डालो, थोड़ा टाइम वेट करो, ये रिमूव कर देगा आपका जो रोल है। बस 2-2.5 मिनट लगेगा इसका रिमूव होने में। बस ये रिस्टार्ट इज पेंडिंग। अभी कोई भी सर्विसेज जब रिमूव होता है, और कुछ कुछ सर्विसेज मतलब क्या होता है, इंस्टॉल होने के बाद आपका रिस्टार्ट जरूरी मांगता है, नहीं तो वो आपका शो करता ही रहेगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, ये रिस्टार्ट अभी देखो दिखा रहा है। जब तक रिस्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक ये ऑप्शन जो ये है ना ये हटेगा नहीं। यहाँ पे अभी भी ये है देखो। हम लोग एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर बता रहे हैं तो सिस्टम को रिस्टार्ट करना जरूरी है। अगर ऊपर में फ्लैग में अगर कुछ दिखाई दे रहा है ना नोटिफिकेशन में, इसको तो आप करो ही करो, क्योंकि नोटिफिकेशन सर्वर का ऐसा नहीं आता है। अगर कुछ आ गया ना नोटिफिकेशन, तो उसको एक बार देखो और जो बोलता है वो करो। अगर आप लोग नहीं करोगे तो देखना ये जो हमने अभी रिमूव किया है वो आता ही रहेगा, ठीक है। अभी मेंबर सर्वर का ज़रूरत नहीं है, उसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। अभी सर डीसी मोए मशीन, साइबर हाँ अभी डीसी मशीन एक बार रिस्टार्ट कर दिया मैंने।
तो नेक्स्ट सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, ओयू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के भीतर ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओयू में, उसका नाम होता है डेलीगेशन कंट्रोल। ये ओयू के भीतर आता है आपका, इसका नाम होता है डेलीगेशन कंट्रोल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। कैसे डेलीगेट करते हैं हम लोग यूजर्स को, प्रिविलेज कैसा देना है, तो ये आपका डेलीगेशन कंट्रोल में आता है। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे का सेशन में ये कंप्लीट कर देंगे, एक दिन में हो जाएगा। तो तब तक मेरा डीसी मशीन रिस्टार्ट भी हो गया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोल्स जो हमने आज कॉन्फ़िगर किया था वो है कि नहीं है अभी। ठीक है, तो सर्वर मैनेजर खोलने दो एक बार, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुल ही जाता है। तो टूल्स में जाओ, देखो यहाँ पे आपका नहीं है ऑप्शन, है ना, हट गया है ना ये। अगर आप उसके बाद मैनेज में जाओगे, फिर से मैनेज में क्लिक किया, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाओगे, तो 3 बार करो नेक्स्ट 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 करो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो फाइल स्टोरेज का ऑप्शन था इसमें था, देखो यहाँ से फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर हट गया है, टिक। ठीक है, फिर से इंस्टॉल करना है, बस क्लिक करो, ऐड फीचर करो, नेक्स्ट 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 करो, हो गया। आसान है ना, आसान है ना। हाँ सर। हाँ यस, सर। बहुत आसान है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना जो डिवाइस जितना आसान होता है ना, उतना वल्नरेबिलिटीज बहुत होता है। मतलब विंडोज सिस्टम जो है ना, बहुत वल्नरेबिलिटीज आता है इसमें। लिनक्स में उतना वल्नरेबिलिटीज नहीं आता है देन टू आपका विंडोज सिस्टम में। ठीक है, जितना यूजर फ्रेंडली होता है डिवाइस, उसको सारा लोग यूज करेगा, एक्सेस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वल्नरेबिलिटीज निकल के आता है। ठीक है ना, ऐसा है। तो ठीक है, सर, तब तक हाँ बताओ। सर एक बात पूछनी चाह रहा। आप जो काम कर रहे हैं सर वो सर्वर का, वहाँ पे सर मॉनिटरिंग टूल्स क्या यूज करते हैं सर? हम लोग का मॉनिटर टूल है आपका एनएमएस है, एक इन्फ्राऑन एवरेज कंपनी को दिया है, तो उसका एक अलग एनएमएस बनाया है जिसका नाम है इन्फ्राऑन। नॉर्मली अगर हम लोग ग्लोबल एनएमएस का बात करेंगे ना, तो आता है नेगियोस एनएमएस, नेगियोस। ठीक है, नेगियोस एनएमएस आता है। प्रोफेशनल है? हाँ प्रोफेशनल है? हाँ, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जेबिक्स आता है आपका, जेबिक्स एनएमएस आता है, नेगियोस में आप लोग को ना, जेबिक्स ने तो नेगियोस कैसे बनाता है, नेगियोस, ठीक है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं साइबर सिक्योरिटी जब आएगा आप लोग का सेशन में, मैं उस टाइम पे मैं आपको ये कॉन्फ़िगर करना सिखा दूंगा, नेगियोस ठीक है नहीं सर। तो जेबिक्स। ठीक है, इनमें से कोई एक एक का नॉलेज हो गया आपका, तो आप कोई भी हाँ। मॉनिटरिंग टूल यूज कर सकते हैं। और एक है पीआरटीजी बोल के, ठीक है ना, पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर, उसमें सारा कुछ मिल जाता है। ये भी बहुत मतलब क्या होता है ना, अच्छा टूल है ये सब, ये तीनों ही नॉर्मली आपका क्या क्या बोलते हैं ना, एमएनसीज में यूज होता है, आईटी कंपनीज में ये तीन ही नॉर्मली यूज किया जाता है। हम्म। और अगर किसी को अगर अलग सा एप्लीकेशन बनाना है, हर एक टूल कैसा जाना है, कैसा काम करना है, तो कोई 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 आपका खुद का टूल बना के भी कर लेता है। ठीक है, कोई एक हाँ। एप्लीकेशन जो बनाते हैं उन टीम को बोल रहे हैं कि हमें ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, हमें ये डिवाइस का इतना इतना डिटेल्स चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग एस एन एम पी यूज करते हैं यहाँ पे, एस एन एम पी, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसको यूज करके हम लोग ये टूल्स का, ये टूल में डायरेक्टली एस एन एम पी प्रोटोकॉल ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये अच्छा। सिखाऊंगा मैं आपका, नेगियोस नहीं तो मैं जेविक्स डेफिनेटली सिखाऊंगा मैं पूरा। ठीक है सर। हाँ, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसका वीएम कैसे बनाते हैं, वीएम को यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, डिवाइस कैसे मॉनिटर करते हैं, डिवाइसेस से डेटा कैसे निकलता है ये सिस्टम, ठीक है ना, और हम लोग कैसे उसको मतलब नया नया डिवाइस अटैच कर सकते हैं, उस पे ला सकते हैं। तो ये मैं सिखाऊंगा साइबर सिक्योरिटी। आप लोग का तो पूरा 1 साल तक है बुकिंग, हाँ तो आप सर लोग को बताइए। बहुत सारा कुछ मिलेगा।
धीरे धीरे हाँ एक सर। एक करके हम लोग फिनिश करेंगे। विंडोज सर्वर फिनिश होगा, उसके बाद लिनक्स करेंगे, उसके बाद काली लिनक्स आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आएगा, बग बाउंटी आएगा। अलग अलग ये सब अलग अलग मतलब चैप्टर है, चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक ही अलग अलग है, कोर्स अलग अलग। बग बाउंटी हाँ अलग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक अलग हो गया, साइबर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये सब अलग अलग है। ठीक है, और लास्ट में मॉनिटरिंग टूल्स सब ये सब सिखाऊंगा, और कैसे हमें प्रोटेक्शन करवाना है हमारा सिस्टम को, इथिकल हैकर कैसे काम करता है हम लोग, ये भी सिखाऊंगा मैं लास्ट में। हैकिंग तो ठीक है सर। आपको सीखने तो मिलेगा ही, हाँ लेकिन सर। हैकिंग नहीं करना है आपको, रोकना है खाली। लेकिन रोकने के लिए कैसे करना है वो भी तो जानना पड़ेगा ना, कि हैकर कैसे एक्ट करता है, सिस्टम को हाँ सर। कैसे अभी मान के चलो वल्नरेबिलिटी हमें निकालना है, तो वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए मुझे इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कोई एक दूसरा सिस्टम से इसको अटैक करना पड़ेगा, अटैक करके देखना पड़ेगा हाँ ये पॉइंट खाली है, ये पोर्ट खाली है, इसके थ्रू हम लोग एंटर कर सकते हैं उस सिस्टम में, है ना। तो ये सब चीज आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मिलेगा। ठीक ठीक है, है सर। हम लोग धीरे धीरे करके आगे जाएंगे और कंप्लीट करेंगे सेशंस को। तो आज का सेशन सबका क्लियर है, मेरे हिसाब से कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक गुड यू। नाइट सर। गुड नाइट।